हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने जो आपका था इकोनॉमिक इंडिया का जो इकोनॉमिक स्थिति था, ठीक है ना, उस समय कैसा था वो हम लोग ने देख लिया था, जिसमें हम तमाम तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में हम लोग ने देखे थे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही चहेता टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा टॉपिक का नाम है क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो ये क्या ना, जो चैप्टर है, ये एग्जामिनेशन का कहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इसको क्या है, प्यार है। वो वाला प्यार नहीं जो हम सबको होता है, इसको एग्जामिनर जो होता है उसको इस जो चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि यही जो है एक क्रक्स पॉइंट है। और ये हमारे भारतीय इतिहास का बहुत ही सुनहरा पन्ना है। और कहते हैं ना, सुनहरा पन्ना कहने का मतलब है कि ये बहुत सुनहरा पीरियड नहीं था, मतलब एक तरीके का ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है ना, ड्रास्टिक चेंज होता है। पहली बार शायद शायद नहीं, पहली बार नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो यहीं से जनरेट हुई थी, जो छोटे मात्रा में थी, लेकिन क्या था, हुआ था। और अंग्रेज़ों को भी यही लग गया था कि हाँ, अब भारत में भी एक कहते हैं ना राष्ट्रीयता, ठीक है ना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग वो जनरेट हो रही है। लेकिन अच्छे नेतृत्व ना होने के कारण इसका दमन बहुत ही आसानी के तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अंग्रेज़ों को भी लग जाता है कि अगर हम लोग अगर अगर हमें इंडिया पे रूल करना है, भारत पे शासन करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक एक सिस्टमेटिक वे से क्या कहते हैं, क्या करना होगा, हमें शासन करना होगा। ठीक है, चलिए। और आप सब जानते ही हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है हमारा बहुत ही पास आ चुका है, ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत सारे भटकाव आपके जीवन में होंगे, लेकिन हमें उन भटकाव को क्या करना है, ये कहते हैं ना, लीकेज पॉइंट होता है आदमी के रिटेंशन मेमोरी का, कहते हैं ना, रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, रिटेन क्यों नहीं कर पाते हैं, जब हम किसी चीज़ों को वैकल्पिक वे से सोचते हैं, किसी चीज़ का वैकल्प देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो संकल्प होता है ना, उस संकल्प पे क्या होता है, आहत पहुंचता है। तो एक बहुत ही महान शख्स ने कहा है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है ना। तो यही कह रहा हूँ, संकल्पित होइए एक तरफ से, कहते हैं ना, सिंगल पिन पॉइंट होकर के सोचिए दोस्तों, ठीक है ना। ये एक ऐसा है, उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका संकल्प होना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं ना, ठीक है ना, मुझे क्या है, सब जान लेना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ना, अननेसेसरी का ज्ञान ना बटोरें। देखिए, ना ज्ञान कभी भी किसी चीज़ के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेंगे तो ज्ञान इतना ज़्यादा है दोस्तों कि इस एग्जामिनेशन में यही नहीं समझ में आता है कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो हमें छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। और ध्यान वो कैसे होगा, वो एक मार्गदर्शन कौन होगा, गाइडिंग टॉर्च क्या है, एक सिलेबस है और दूसरा क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। तो कहते हैं वही, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है। तो मंजिल को अगर पाना है, अगर मंजिल तक जाना है, तो संकल्प कितना होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, आग बरसे, हमारे कदम जो अगर बढ़ गए हैं आगे। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे कि भैया ना हो पाएगा तुमसे, बहुत लोग हंसेंगे, अंदर ही अंदर लोग हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। यही माध्यम है, यही माध्यम है दोस्तों। एक बार बन गए ना, उस कुर्सी पे बैठ गए, तो कहते हैं ना, अच्छे अच्छे तुरम खां का भी क्या होता है ना, पसीना छूट जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। अपने जो सपने हैं ना, उनको कॉम्प्रोमाइज़, किसी के हंसी और मजाक के लिए अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ कतई ना करें। जब तक जान है तब तक लड़िए। हाँ, सिलेक्शन ना होना होना ये एक अलग मैटर है, ठीक है ना। हो गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हुए, कहते हैं ना, हमारे विकास सर भी कहते हैं कि क्या हुआ कि नहीं होगा, कहते हैं ना कि क्या होगा कि एग्ज़ाम में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। और वो तजुर्बा भी दोस्तों इतना ज़्यादा हाई लेवल का आपको होगा ना, कि आप किसी भी फील्ड में, आप देखिए, जो एस्पायरेंट होता है ना, वो अगर हार ना माने तो वो तो सेलेक्ट होगा ही होगा। और किसी कारणवश अगर देखिए नहीं होता है, तो उसका जीवन कभी भी ख़राब नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद तमाम रास्ते हैं, आप दूसरों के घर में भी क्या कर सकते हैं,
दीप जला सकते हैं, आपके पास इतना पेशेंस और इतना हुनर होगा कि आप सब चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इस लॉ को जलाते हैं 1857 की क्रांति के साथ। सभी के घर में दीप जलेगा और कहते हैं 1857 की क्रांति अब यहाँ से चालू होती है, ठीक है ना। सभी के घर में खुशी का और सफलता का दीप जले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए बिना फर्दर डिले किए अब हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, चलिए देखिए कैसे। दिसंबर 1856 में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है वो डिसाइड करता है क्या, टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना चाहता है, ओल्ड आयरन जो कि बनाया जाता है ब्राउन बीज के द्वारा मस्कट गन विथ न्यू एडवांस इनफील्ड राइफल, ठीक है ना। न्यू इनफील्ड राइफल जो है उसके द्वारा क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं ले आना था क्या सर्विस में, और किसको हटाना था, ओल्ड आयरन से जो बना हुआ था ब्राउन बीज को, मस्कट गन, उसे क्या करना था, रिप्लेस करना था। दमदम, अम्बाला, सियालकोट, ये डिसाइडेड द प्लेस फॉर द ट्रायल ऑफ द न्यू गन। जो दमदम था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों, देखिएगा, दमदम, अम्बाला, सियालकोट जो है डिसाइड किया गया प्लेस फॉर द ट्रायल ऑफ द न्यू गन। नए गन के ट्रायल के लिए दमदम, अम्बाला, सियालकोट को क्या किया गया, डिसाइड किया गया यहाँ पे ट्रायल्स के लिए। जो राइफल रिक्वायर्ड थी, द राइफल रिक्वायर्ड द बाइटिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द कार्टिलेज बाई माउथ। जो राइफल में था क्या, जो अपर पार्ट था कार्टिलेज का, जो होता है ना, जो बारू वो होता है, गोली होता है, ठीक है ना, उसका कार्टिलेज को ऊपर से क्या था, दांत से फाड़ना होता था और अपर पार्ट में से फाड़ना होता था और वहीं पे भरना होता था, ठीक है ना। तो अपर पार्ट जो था ये क्या कहते हैं, मुंह से आप जो होता था कार्टिलेज का, उसको मुंह से फाड़ना होता था, ठीक, मतलब निकालना होता था। फाड़ना का मतलब ये नहीं कि हम फाड़ दिए, कापी किताब नहीं है भैया, कापी किताब मतलब कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि फाड़ना, मतलब कि निकालना, ठीक है। जनवरी 1857 में एक र्यूमर फैला कि जो कार्टिलेज जो है वो कंटेन करता है फैट ऑफ काऊ एंड पिग्स, जो कि क्या कहते हैं, कार्टिलेज जो बना हुआ है वो किसके चर्बी से बना हुआ है, गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ है। आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन डिसमिस द र्यूमर एज अ फेक न्यूज़। जो आर्मी ऑफिसर थे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन को इसको क्या किए, इस र्यूमर को क्या बोले कि ये गलत न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। बट द सोल्जर बिलीव दिस न्यू राइफल इज़ एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियस बाय द ब्रिटिशर। लेकिन जो हमारे सैनिक थे भारतीय मूल के, उनको यही लगा कि ये जो नई राइफल है वो क्या कर रही है, उनके जो रिलीजन है, जो उनका धर्म है, वो क्या कर रही है, भ्रष्ट कर रही है। ये ब्रिटिशर के द्वारा ये एक अटेम्प्ट है उनके धर्म के प्रति आघात पहुंचाने की। लेकिन ये एक क्या बना, एक इमीडिएट रीज़न बना क्रांति का 1857 का। यही जो कहते हैं सुअर और चर्बी का जो कारतूस का जो था ना, सुअर और चर्बी के उससे बना हुआ, चर्बी से बना हुआ जो कारतूस, जो उसका अपर पार्ट जो दांत से खींचते थे, चाहे मुस्लिम जो है, मुस्लिम भाई हमारे जो लोग हैं, वो लोग जैसे उनके धर्म में सुअर वो किया जाता है, अपने यहाँ काऊ को बैन किया जाता है। तो ये लोग क्या था, दोनों क्या कहते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से क्या था, हमारे भारत के ऊपर क्या था, आहत था दोनों भाइयों के बीच, जैसे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए। तो क्या हुआ, ये एक इमीडिएट रीज़न बन गया भाइयों, ठीक है ना। ये एक इमीडिएट रीज़न क्या बन गया 1857 की क्रांति के लिए। 29 मार्च 1857, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से कहानी चालू हो रही है। 29 मार्च 1857 में जो सोल्जर थे बैरकपुर के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू यूज़ द फैट कंटेनिंग कार्टिलेज, ठीक है ना। जो 29 मार्च 1857 एक क्या है, बहुत ही बड़ा क्रांति भरा दिन था। जो बैरकपुर के क्या कहते हैं सोल्जर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया कि वो फैट जो कार्टिलेज जिसमें फैट लगा हुआ है, चर्बी लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय के। मंगल पांडे ने क्या किया, आप सभी के बच्चे के मुँह पे मतलब कि मुख पे इनका नाम है, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे उस समय। 1857 की आग इन्होंने ही ज्वाला भड़काई थी। मंगल पांडे ने अटैक कर दिया और मार दिया सर्जेंट मेजर को उसी समय ऑफिस यूनिट एट बैरकपुर। तो मंगल पांडे ने किसको मार दिया, सर्जेंट मेजर को, अपने ही यूनिट के सर्जेंट मेजर को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, बैरकपुर में। जो मेन रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो क्या था, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी था ब्रिटिश का, ठीक है ना। लेकिन जो मेन रीज़न था 1857 की क्रांति का, वो क्या था, एक मेजर रीज़न था, वो क्या था, इमीडिएट रीज़न था दोस्तों। अभी हम लोग ने पढ़ा था ऊपर, ये क्या था, ये एक इमीडिएट कॉज था, वो चर्बी का कारतूस। लेकिन जो मेजर रीज़न था, जो मेन रीज़न था दोस्तों, वो क्या था, मेन रीज़न आपका क्या था कि जो 1857 की क्रांति जो थी वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव, मतलब क्या था, शोषितकर्ता टाइप की पॉलिसी बनाते थे ब्रिटिशर। एंड इट वॉज एन आउटफ्लो ऑफ ऑल डिसेंट एंड ग्रीवांसेस ऑफ इंडियंस
ऑल ऑफ सडन एज एन एक्सप्लोजन इन वॉल्केनो, ठीक है ना। और जिस तरीके का ये हरकत कर रहे थे उस तरीके से इंडियन के अंदर क्या हुआ, एक ज्वाला भड़की, ठीक है ना, एक ज्वाला उन लोगों के अंदर पनप रही थी। एंग्लो इंडियंस जो एंग्लो इंडियन हिस्टोरियन जो थे वो बिलीव करते थे कि सोल्जर discontaminant and fat containing cartilages and the fat containing cartilages as the main and important reason for the revolt of 87। जो आंग्ल भारतीय लोग जो थे वो बिलीव ये करते थे कि उनका ये मानना था कि जो सोल्जर थे उनका जो क्या कहते हैं रीज़न था किस चीज़ के लिए ये क्रांति करने का रीज़न ये था क्योंकि उनकी जो भावनाएं आहत हुई थी उसके रिगार्डिंग जो था ये क्रांति हुई थी 1857 की। लेकिन ये किसका मानना था, जो आंग्ल भारतीय लोग थे उनका मानना था। लेकिन मेन रीज़न क्या था, हमने बताया था कि जो ब्रिटिश की नीतियां थी, जो कहते हैं ना शोषणकारियाँ नीति थी, जिनके वजह से वो एक मेन कारण था क्या, एक्सप्लॉयटेशन का, कहते हैं भारत का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इस वही एक मेन कारण था क्या 1857 क्रांति का। बट मॉडर्न हिस्टोरियन जो कहते हैं वो जो आधुनिक क्या कहते हैं इतिहासकार हैं वो प्रूव करते हैं एज द ओनली अ पर्सन फॉलोड अ सेवरल अदर रीजन, ठीक है। द फैट कंटेनिंग कार्टेज वेर जस्ट अ स्पार्क which started what explosion of the explosive which are accumulated due to the political, social, religious and economic discontent of Indian against the exploitative policy of British rule। कहने का मतलब है जो कहते हैं मॉडर्न इतिहासकार, मतलब कि जो आधुनिक इतिहासकार का मानना ये था, लेकिन जो मेन कारण था क्या, ये ऐसा लोग जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका मानना ये है जो मेन रीज़न था क्या, वो मेन रीज़न कह रहे हैं, मेन रीज़न तो अलग था, लेकिन जो इमीडिएट रीज़न था ना वही क्या था, कहते हैं ना कि एक तरीके से केरोसिन का काम किया था वहाँ पे, एक स्पार्क, कहते हैं ना एक बिजली, एक तड़ित वहाँ पे जनरेट हुई। किस लिए जनरेट हुई, जो वो सुअर और गाय का चर्बी का जो कार्टिलेज बना था वो एक क्या था, एक इमीडिएट कॉज था। और वही जो आक्रोश जो लोगों के अंदर कई सालों से पनप रहा था, जो एक ज्वालामुखी हर देशवासियों के अंदर भड़क रही थी, जो जिससे सबसे ज़्यादा वंचित कौन था, फार्मर था, छोटे वर्ग के काश्तकार थे, ठीक है, छोटे बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो परेशान थे, उनके अंदर ये एक ज्वाला भड़क गई और यही कारण बना। मेन कारण क्या था, यही था इमीडिएट कारण। मतलब उस समय इसी के वजह से क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुआ, आगजनी टाइप की हो गई। मतलब सब लोग के अंदर वो जो ज्वाला थी, जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़ित और शोषित व्यक्ति था, उसके अंदर क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, क्या 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 कहते हैं इम्पैक्ट हुआ इंडिया का, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस, इकोनॉमिक जो था डिसकंटेंट क्या हुआ लोगों के अंदर, ये जो जिस वजह से लोग शोषित थे उस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश रूल की जो पॉलिसी से जो लोग शोषित थे वो क्या हुआ, वो एक प्रॉब्लमेटिक बाहर उभर के आ गया। किसके वजह से, सिर्फ एक कार्टिलेज की वजह से। और यही कहते हैं ना आग क्या एक जलाने के लिए क्या है, चिंगारी ही काफ़ी है, वो चिंगारी का काम किया था कार्टिलेज ने। और जितनी भी इनकी कूटनीति क्या कहते हैं ना कूटनीति इनकी थी, और जितनी भी कुरीतियाँ टाइप की इनकी जो पॉलिसीज़ बनी हुई थी, वो उस पर क्या हुआ, ये एक तरीके से आग का काम किया। और जो लोगों के अंदर जो दिक्कत थी वो एक शोला भड़क गया और ये क्रांति एक विकराल क्रांति का रूप ले ली, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो स्टार्ट होता है कब, 10 मई 1857 को। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त तरीके से ये सवाल आता है। और देखिएगा बिहार पीसीएस में ये कई बार आया हुआ सवाल कि कब हुआ कब हुआ कब हुआ। अब देख लो भैया, अब हुआ 10 मई 1857 को। ये क्रांति कहाँ से चालू होता है, मेरठ से चालू होता है, ठीक है ना। फ्रॉम मेरठ वेयर द 3rd नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू टच द न्यू कार्टिलेज एंड ओपनली रेबल्ड अगेंस्ट द अथॉरिटीज़। 10 मई 1857 को ये क्रांति बैरकपुर मेरठ से चालू हो जाती है, ठीक है ना। बैरकपुर ने मेरठ से चालू हो जाती है, जहाँ पे तीसरी नेटिव इन्फेंट्री जो थी, ठीक है ना, तीसरी नेटिव जो टुकड़ियाँ थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया कि उन्होंने वो नया कार्टिलेज को वो ओपन नहीं करेंगे और रिबेल कर दिया अदर अथॉरिटीज़ की तरफ। मतलब क्या किया, सीधा क्या किया, कहते हैं ना कि विद्रोह कर दिया अलग अथॉरिटीज़ के ऊपर। दे फायर्ड ऑन देयर ओन ऑफिसर, देखिए, दे फायर्ड ऑन देयर ऑफिसर, फ्रीड देयर इनेट्स फ्रॉम सेल्स एंड मार्च टूवर्ड दिल्ली। इन्होंने अपने ही ऑफिसर्स के ऊपर क्या हुई, गोलियां चला दी, ठीक है। और ये मार्च क्या कर दिए, क्या कहते हैं, मार्च कर दिए दिल्ली की तरफ। जनरल हैविट जो थे हैड 2200 यूरोपियन सोल्जर बट ही डिडंट ट्राई टू स्टॉप द स्टॉर्म। जो एक
चक्रवात चला हुआ था। चक्रवात इन द क्या, एक तूफान, जो जो क्रांति की तूफान उठी थी, जो वहाँ पे दिल्ली क्या कहते हैं मेरठ के तरफ से। जनरल हैविट के पास सोचिए 2200 यूरोपियन सोल्जर थे, लेकिन उनके अंदर इतनी दम नहीं था, इतना उनके अंदर कहते हैं ना बूता नहीं था कि वो उस आंधी, उस चक्रवात को, जो लोगों का शोला था जो भड़क रहा था और वो लोग बढ़ रहे थे, उसके प्रति वो क्या करें, उनको रोक सकें। रिवोल्टर ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को, ठीक है। रिवोल्टर्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया दिल्ली को, और 12 मई 1857 को, ठीक है ना, सिंबल ऑफ द 1857 का क्या, रिवोल्ट का जो सिंबल, जैसे हर देखिए, रिवोल्टर जो कैप्चर किया दिल्ली को, कब कैप्चर किया, 12 मई 1857 को क्या कर लिया, कैप्चर किया। 10 मई को चले थे और 12 मई को 2 ही दिन में क्या कर लिया, दिल्ली को फतेह कर लिए हमारे सोल्जर्स, ठीक है ना। हमारे जो क्या कहते सिपाही थे, उन लोगों ने क्या किया, कैप्चर कर लिया दिल्ली को 12 मई 1857 को। लेकिन ये 1857 का जो रिवोल्ट का, देखिए हर एक रिवोल्ट का, एक आर्मी का क्या होता है, एक लोगो होता है। वही ये सिंबल बताना चाह रहा है, वो क्या था, लोटस और रोटी था। रोटी किसे कहते हैं, ब्रेड, ठीक है ना। लोटस और ब्रेड क्या था, उसका सिंबल था। खान बहादुर जो थे, खान बहादुर एक फॉर्मर रूलर थे, कहाँ के, रुहेलखंड के एक फॉर्मर रूलर थे। लेट द रिवोल्ट फ्रॉम द बरेली, जो खान बहादुर, ये याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, जो जहाँ जहाँ से, जो देश के एक एक कोने से जो कहते हैं ना विद्रोह पनप रहा था, उसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोमिनेंट रूलर्स है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, और यहीं से ही पूछ लेता है, कूट में पूछ लेगा, कभी स्टेटमेंट में पूछ लेगा, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। खान बहादुर जो थे वो फॉर्मर रूलर थे, कहाँ के, रुहेलखंड के, जो कि क्या कहते हैं विद्रोह का बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, और इनको अपॉइंट किया गया था, ही इज़ अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड। ये क्या थे, अपॉइंट किए गए थे वाइसरॉय के द्वारा, जो कि मुगल किंग के कौन थे, बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, जो जिनका, जो हम क्या कहते हैं, इनका क्या कहते हैं बचपन का क्या नाम था, मणिकर्णिका था, जिनका जन्म कब हुआ, 19 नवंबर 1835 को गोलघर में क्या कहते हैं जन्म हुआ था। प्रेजेंटली वो कहाँ पे है, वाराणसी में है, जिसे हम बनारस कहते हैं, पुराने उनका नाम वाराणसी का नाम बनारस है। उनकी उम्र 14 साल की थी। 14 साल की लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जो होता है विवाह हो जाता महाराजा गंगाधर राव के साथ हो जाता, और उनकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्या थी, विधवा थी, लास्ट मराठा किंग ऑफ गंगाधर राव की, ठीक है। गंगाधर राव का जो मृत्यु हुई विदाउट लिविंग एनी हायर टू द थ्रोन, मतलब कोई भी उनका संतान नहीं था। डलहौजी का जो हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो मर्ज कर दिया झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में 1853 में, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। और 4 जून 1857 को, ठीक है ना, रिवोल्ट बिगेन इन झांसी। 4 जून 1857 को ये जो क्या कहते हैं विद्रोह हुआ, वो झांसी में भी शुरू हो गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और वो उनकी जो मृत्यु हुई वो 17 जून 1858 को हुई। किससे लड़ते हुए, जनरल ह्यूज हेनरी के साथ, रोज के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, एक मुठभेड़ में उनकी क्या हुई, वो वीर गति को, वीरांगना प्राप्त हो गई। ऑन हर डेथ, उनके इस क्या कहते हैं बलिदान देने पे ह्यूज रोज ने ये क्या कहा, अमंग द इंडियंस रिवॉल्यूशनरी द वुमन लाइंग हियर इज़ द ओनली मैन। जितने भी ये क्रांतिकारियों हैं, वो मर्दों में भी ये, और ये औरत क्या है, वो एक मर्द हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उनकी जो कहते हैं ना, जो जिस तरीके से कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरीके से वो लड़ी थी ना, वो 100 आदमियों पे ऊपर खुद ही अकेले क्या है, वो वीरांगना भारी पड़ रही थी। और ये जो जनरल ह्यूज हेनरी रोज हैं, उन्होंने उनके डेथ पे ये कहा था। जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, वो किसके लीडरशिप में हुआ था, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। 30 मई 1857 को इन्होंने डिक्लेयर किया हर माइनर सन बिजरिस कादिर एज नवाब एट टुक ऑल ऑफिस अफेयर्स ऑफ द लखनऊ टू हर सेल्फ, ठीक है। बिजरिस कादिर को नवाब बना दिया गया लखनऊ का, ठीक है ना, उनके अंडर। ऑन 21 मार्च 1858 को कैम्बेल जो थे, विद द हेल्प ऑफ गुरखा रेजिमेंट जो रिगेंट लखनऊ रेजिमेंट जो थी लखनऊ में, वो क्या कहते हैं, इसको क्या किए, वो कैम्बल ने ये इस रिवोल्ट को क्या करना चाहा, सप्रेस करना चाहिए। 21 मार्च 1858 को सप्रेस करना चाहा। ऑन जून 5 1857 नाना साहब जो थे, उनका नाम धोधो पंत भी था, उन्होंने डिक्लेयर किया पेशवा एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन कानपुर, ठीक है ना। जो धोधो पंत थे, नाना साहब को 5 जून 1857 को क्या बना दिया गया, पेशवा बना दिया गया, और एक वॉर छिड़ गई किसकी, स्वतंत्रता की, कहाँ से, कानपुर से। ही वॉज हेल्प्ड अ लॉट बाई कमांडर इन चीफ तात्या टोपे,
उनके जो इनकी बहुत सारी मदद किसने की थी, कमांडर इन चीफ तात्या तोपे ने की थी। वॉज कॉल्ड एज द एम्बेसडर ऑफ रिवॉल्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है, एम्बेसडर ऑफ रिवॉल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी सवाल पूछ सकता है। हु इज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ कानपुर, दैट द आंसर इज तात्या टोपे। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ व्हाट, हुम, कौन, दहदो पंत, ठीक है। ओरिजिनल नेम जो था तात्या टोपे का क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी याद रखने की चीज़ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय अ क्लोज फ्रेंड मान सिंह, ही वॉज कैप्चर्ड व्हेन ही वॉज कैंपेनिंग इन द फॉरेस्ट। इनके जो क्या कहते हैं ना दोस्त ही क्या करता है, क्या कहते हैं, सीने में उनके छुरा भोंक दिया। सारे दोस्त छुरा नहीं भोंकते हैं सीने में दोस्तों, लेकिन दोस्त की भी आइडेंटिफिकेशन जीवन में बहुत ज़रूरी है, कौन आपके हित में है, कौन आपके हित में नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा, आप अपने केवल ही इकलौते सच्चे मित्र हैं। कोई भी मित्रता है उसके बाद है, आप अपने सच्चे मित्र बनिए, उसके बाद ही कोई मित्रता कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जो मान सिंह थे उन्होंने क्या किया, बिट्रेड कर दिया। ये बहुत ही क्या थे, क्लोज फ्रेंड थे किसके, ठीक है ना, किसके, तात्या टोपे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। और उन्होंने क्या किया, धोखा कर दिया और उनको कैप्चर करा दिया जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे जंगलों में। फ्रॉम देयर मतलब कि कैंपिंग मतलब कि वो वहाँ पे रुके हुए थे और वो क्या कहते हैं बता दिया अंग्रेजों को और वहाँ से वो कैप्चर करा दिए, ठीक है। फ्रॉम देयर ही बॉट टू शिवपुरी वेयर अ कोर्ट ऑन अप्रैल 18 अप्रैल 1859 सेंटेंस टू द हैंग टिल डेथ। उनको फिर लिया गया, इनके धोखा देने की वजह से इनको लिया गया कहाँ पे, इनको लिया गया शिवपुरी के कोर्ट में, ठीक है ना। और 18 अप्रैल 1859 को क्या किया, उनको क्या कहते हैं फांसी की सज़ा सुना दी गई। कुंवर सिंह बिहार के नाम, बिहार के लाल और बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए बहुत ही कहते हैं ज़बरदस्त एक रिवोल्यूशनरी थे हमारे कुंवर सिंह। इनको ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो बिहार के एग्ज़ाम का, ये कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है और जब इनके बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो कुंवर सिंह जो है ये रिवोल्ट करते हैं कहाँ से, जगदीशपुर बिहार। ये जो कहाँ पड़ता है, जगदीशपुर आरा में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। ही वॉज फ्रॉम शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये जो भोजपुर में पड़ता है, ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से थे, भोजपुर में जो पड़ता है, ठीक है, जो करंटली भोजपुर में है, ठीक है, बिहार के। दीवान मानीराम दत्त जो हैं ये आसाम के थे। इन्होंने डिक्लेयर किया कनपेश्वर सिंह द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट किंग ऑफ द किंग एंड स्टार्टेड रिवॉल्ट 1857 देयर। दीवान मानीराम दत्त जो थे डिक्लेयर किए कनपेश्वर सिंह को, जो ग्रैंडसन थे लास्ट किंग ऑफ द किंग, जो लास्ट किंग के क्या थे, ग्रैंडसन थे। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से विद्रोह स्टार्ट कर दिया 1857 की। बट सून आफ्टर मानीराम दत्ता वॉज कॉट एंड हैंग फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है ना। जो कहते हैं ना, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, कहते हैं ये पकड़ा जाएगा तो इतना इनाम, तो ये मतलब उनके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से मानीराम को दत्त को क्या हो जाता है, पकड़ लिया जाता है गुप्तचरों के द्वारा, या कोई अपने ही होंगे, हमारे ही देश के होंगे, कुछ चला जो हमारा कुछ वर्ग था जिसने सपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इनको भी मानीराम दत्त को भी क्या किया गया, उनको भी हैंग कर दिया गया, ठीक है ना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से। ठुकराल कुशल सिंह जो हैं ऑफ अवाब, उन्होंने डिफीट किया किसको, कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड जोधपुर। ठुकार कुशल सिंह जो थे, ठाकुर कुशल सिंह, ठुकार नहीं, सॉरी फॉर द मिसलैंडिंग। ठाकुर कुशल सिंह जो थे ओवा के, उन्होंने डिफीट किया कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश और जोधपुर के। मोहम्मद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसने कंबाइंड आर्मी को क्या डिफीट कर दिया, इंग्लिश और जोधपुर के। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, उनको प्रोवाइड किया लीडरशिप टू द रिवोल्ट फ्रॉम फैज़ाबाद। मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे वो फैज़ाबाद 1857 की क्रांति का वहाँ से नेतृत्व कर लेते। ही वॉज ए ब्रूचुअल एनिमी ऑफ इंग्लिशमैन, वो कट्टर विरोधी थे क्या, अंग्रेजों के। ही वॉज ए नेटिव ऑफ आरकोट ऑफ तमिलनाडु, ये नेटिव कहाँ के थे, आरकोट कहाँ, तमिलनाडु का। बट ही माइग्रेटेड टू फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद माइग्रेट कर लिए थे। ही आस्क्ड ऑल द डिफरेंट रिलीजियस बिलीवर्स टू स्टैंड वंस अगेंस्ट दोज इंग्लिश फॉरेनर्स एंड टू वाइप देम आउट फ्रॉम इंडिया। इन्होंने सभी धार्मिक जो कहते हैं ना मान्यताओं वाले लोगों से, जो धर्म में विश्वास करते हैं, सबको क्या हुआ, ये अनुग्रह किया कि हम सब एकजुट हो जाएं और अंग्रेज को खदेड़ बाहर फेंकें, कहाँ से, भारत के रिजाइम से। अबाउट हिम ब्रिटिशर सेड पर्सन फिल्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी एंड इमूवेबल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट सोल्जर अमंग द ऑल रिवोल्यूशनरीज। अबाउट हिम ब्रिटिशर ने क्या कहा, पर्सन फिल्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, ये क्या थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, मतलब कि कहते हैं ब्रेव थे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना
कह सकते हैं कि वो बहुत बहादुर थे। हाँ, ब्रेवरी मतलब बहादुर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर टैलेंट था, इमूवेबल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्पी थे बहुत ज़्यादा, और इज़ द बेस्ट सोल्जर अमंग ऑल द रिवॉल्यूशनरीज। एक बाउंटी ऑफ ₹50,000 वाज ऑन हिज हेड, उनके सर के ऊपर 50,000 का क्या था, इनाम था, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब जो थे वो सॉ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफ विथ हिज ओन आइज। मिर्ज़ा गालिब साहब जो थे उन्होंने इस क्या कहते हैं विद्रोह को अपने आंखों के 1857 के विद्रोह को क्या अपने आंखों से देखा था। उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, और उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 15 फरवरी 1869 में, ठीक है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर किसने हेल्प किया था ब्रिटिशर को इन द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट को सप्रेशन करने के लिए सिंधिया जो थे ग्वालियर के, उन्होंने सपोर्ट किया था। मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर, जो मिनिस्टर थे ग्वालियर के सरदिनकर राव वॉज प्रेस्ड बाय यूरोपियन हिस्टोरियन फॉर हिज लॉयल्टी टू इंग्लिश। सरदिनकर राव जो थे वो क्या थे, वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ों की तरफ क्या थे, पूरा इंक्लाइंड थे, और उन्होंने क्या हुआ, एक इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, एक इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि वो क्या थे, वो पूरे तरीके से लॉयल थे अंग्रेज हुकूमत की तरफ, पूरा तरीके से लॉयल थे। मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद फिर कहते हैं सलार जंग जो थे, प्रेस्ड इन द सेम वे ऑफ हिज लॉयल्टी, जो मंत्री थे कहाँ के, सलार जंग जिनका नाम था, उनको भी क्या किया गया, सेम वे एकदम उनके लॉयल्टी के लिए उनको किया गया, ठीक है। जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का वो स्प्रेड हो गया ऑन ह्यूज एरिया, जो 1857 का जो क्रांति था वो पूरे बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया एंड वाज फुल्ली सपोर्टेबल बाय पब्लिक। और जो 1857 की जो आगजनी थी वो पूरे, जो 1857 की आगजनी थी वो पूरे देश में क्या हुई, एक बड़े पैमाने में पूरे देश में फैल गई, ठीक है ना, और सपोर्ट किया गया हर पब्लिक के द्वारा। बट स्टिल दिस रिवॉल्ट वॉज अनेबल टू ब्रिंग होल इंडिया टुगेदर, लेकिन किसी इतना जद्दोजहद के बाद भी ये पूरे भारत को एकजुट नहीं कर पाए। द रिवॉल्ट वॉज अनेबल टू इन्फ्लुएंस इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो क्रांति थी ना ही साउथ में, ना ही वेस्ट में, ना ही ईस्ट में, ना ही दक्षिण, ना ही पश्चिम, ना ही क्या कहते हैं पूरब दिशा में किसी तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाई भारत में। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होरकल ऑफ इंदौर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर ऑफ सिंध, महाराजा ऑफ कश्मीर एंड अदर किंग वर एक्टिवली हेल्पिंग ब्रिटिशर इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ये इतना मदद कर रहे थे, बताइए, ये एक तरीके से अगर ये सपोर्ट किए होते तो हम 1857 में ही आज़ाद हो गए होते, लेकिन वैसी ना फीलिंग थी, और हम लोगों के भी जो रूलर्स थे उन्होंने क्या हुआ, हमारा पूरा साथ नहीं दिया, और हम किस तरीके से हमें लगभग 100 साल के बाद हमें क्या हुआ, आज़ादी मिली, ठीक है। टू दीज रूलर्स Governor General Canning said, "These rulers acted as a barrier against the high and fast-moving wave of seas, in the absence of which we would be washed from India completely." और ये गवर्नर जनरल कैनिंग का कहना है, सोचिए बहुत ही प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल थे उस समय के, और बहुत ही कहते हैं ना क्रूर नीतियों के साथ ये थे लॉर्ड कैनिंग। इनका कहना है, सोचिए कि अगर, और जो एजुकेटेड क्लास थी डिडंट शो एनी इंटरेस्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो एजुकेटेड जो पढ़ी लिखी क्लास थी, ठीक है ना, वो लोग क्या हुआ, इसमें इंटरेस्ट नहीं शो किए, किसमें, 1857 की क्रांति के लिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, ये भी एक मेजर कॉज था क्या, फेलियर, रिवॉल्ट के फेलियर का। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 के बीच में जो गवर्नर जनरल थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ही मेड इलाहाबाद एज एन इमरजेंसी हेडक्वार्टर, इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया था इलाहाबाद को, ठीक है ना, और इलाहाबाद को क्या बनाया गया, इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया रिवॉल्ट के समय। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे जिनको अपॉइंट किया गया था कंपनी, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय थे, अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश किंग के द्वारा। अंडर द जुडिशियल रिफॉर्म कैनिंग थ्रू द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट स्टैब्लिश हाई कोर्ट एट बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लोग यहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया। और जो ये जो अंडर द सोशल रिफॉर्म कैनिंग ने पास किया विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने क्या किया, पास किया। जो सिपाही म्यूटिनी थी 1857 का, उसको क्या कहते थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए हर पॉइंट ही एक क्वेश्चन है एक तरीके से। जो सिपाही विद्रोह था 1857 का, उसी को क्या कहते थे, पहला वॉर ऑफ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टू इन इंडिया, ठीक है ना। एंड एन इंडियन म्यूटिनी इन इंग्लैंड, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद में किसने लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है असबाब ए बगावत ए हिंद में,
जो कि पब्लिश हुआ है 1859 में, 1859 में। आरसी मजूमदार जो थे वो अपॉइंट किसके द्वारा किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए थे टू राइट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बट ड्यू टू द डिफरेंस विद द गवर्नमेंट कमिटी ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड पब्लिश्ड हिज बुक द सिपाही ऑफ म्यूटिनी एंड क्या कहते हैं द रिबिलियन ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा जाता है। उनको हालांकि अपॉइंट किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि आप 1857 के क्रांति के बारे में लिखें, लेकिन जो वहाँ के इंग्लिश ऑफिशियल के से उनका जो क्या होता है मन मुटाव के कारण क्या करते हैं वो उनके उसके बारे में नहीं लिखते हैं और अपनी किताब लिखते हैं द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द रिबिलियन ऑफ 1857 लिखते हैं अपने भाषा में। कब लिखते हैं, इन 1957। आरसी मजूमदार जो ने कहा था इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दो दैट द so called first national war of independence 1857 is neither first nor national nor war of independence। आरसी मजूमदार साहब ने कहा था कि ये बहुत ही क्या है डिफ़िकल्ट है कि इसका कंक्लूजन बता, क्योंकि ना ही ये पहला जो था पहला फर्स्ट नेशनल वॉर था इंडिपेंडेंस का 1857, ना ही ये पहला नेशनल था, ना ही कोई यहाँ पे कोई कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना थी, और ना ही ये कुछ तरीके का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, ये आरसी मजूमदार जी का क्या है अपना ओपिनियन था। क्या था, ओपिनियन था। ठीक है, ओपिनियन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी किताब का नाम आप दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ 1857 क्या था, क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 में हो गया। ठीक है ना। इन्होंने डिक्लेयर किया 1 नवंबर 1858 को क्या इन इलाहाबाद बाय लॉर्ड कैनिंग एंडिंग द कंपनी रूल। कंपनी रूल को क्या किया गया यहाँ पे अंत कर दिया गया, कंपनी रूल का अंत कर दिया गया। पुटिंग द रियाम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ऑन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन। अब क्या वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन के द्वारा ही भारत पे शासन होगा। जो डिक्लेरेशन था इंक्लूड करता है बैन ऑन द फर्दर ब्रिटिश इंडिया एक्सपेंशन। अब ये क्या करेंगे, ब्रिटिश इंडिया पे अब क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है। नो फर्दर इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर। किसी तरीके का क्या रिलीजियस मैटर में क्या करेंगे, आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। ऑफ पीपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा, हर आदमी को बराबर लॉ की क्या कहते हैं अनुमति मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ से। टू अवेलेबल टू ऑल ब्रिटिश स्टॉप ऑल फर्दर एनेक्सेशन एंड नेटिव स्टेट एंड किंग्स वेर अलाउड टू अडॉप्ट। ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया हर तरीके का एनेक्सेशन उनके नेटिव स्टेट्स में। ठीक है ना। और किंग को क्या किया, अलाउ किया कि वो अपना अडॉप्ट कर लें स्टेट। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ 1857 1857 के क्रांति का जब दमन हुआ, पील कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियन के लोग भी क्या होंगे, इस आर्मी में क्या होंगे, भर्ती होंगे। ये ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक चाल थी। ठीक है, ये एक चाल थी दोस्तों। ठीक है, ये एक चाल थी, याद रखेंगे। ये क्या एक चाल थी, ब्रिटिशर के द्वारा एक चाल थी। द कमीशन डिवाइडेड, कमीशन ने डिवाइड किया गया आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कम्युनिटी एटसेट्रा। और आर्मी ने कमीशन ने डिवाइड किया आर्मी को, क्या कहते हैं जो सेना थी उसको डिवाइड किया। उसके धर्म, उसका जो क्या कहते हैं जात था, उसके धर्म जो था, उसका रेस था, और जो उसका क्या कहते हैं समुदाय था, उसके बिहाफ पे क्या हुआ, विभाजन हुआ से क्या कहते हैं आर्मी लीडर्स का। ठीक है। द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वॉज इंक्रीज टू 45,000 इन 1857। 1857 में क्या हुआ, इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ सोल्जर, यूरोपियन सोल्जर 1857 में 45,000, और 1858 में कितने हो गए, 1858 में 65,000 हो गया। इंडियन ट्रूप्स को क्या किया, रिड्यूस कर दिया गया 2,38,000 से 1,40,000। 2,38,000 से 1,40,000। देखिए कितने ये बदमाश थे अंग्रेज। वो जानते थे कि अगर फिर से नाटक नौटंकी हुआ देश में तो फिर ये ज़्यादा संख्या में रहेंगे, फिर हमको क्या होंगे, मारेंगे सब पटक के हमको मारेंगे और मार के खदेड़ के बाहर कर देंगे भारत से। तो इसलिए उनके नंबर्स को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है ना। ये इतने चंट थे सब, क्या किए, रिड्यूस कर दिए नंबर को। जो यूरोपियन और इंडियन सोल्जर का जो रेशियो था, बंगाल वाज 1:2। बंगाल में क्या था, 1:2 था। इंडियन सोल्जर अगर 1 है तो 2 यूरोपियन सोल्जर रहेंगे। और मद्रास में क्या था, यही 1:3 था। ठीक है। अगर एक इंडियन सोल्जर रहेगा तो 3 यूरोपियन सोल्जर्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या था, टैक्टिस था। ठीक है। इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, जो सोल्जर थे रिक्रूट किए किसको, गोरखा को, सिख को, पंजाब प्रोविंस से इन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। जॉन बेनेट हेनरी जो थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे, कहाँ के, बैरकपुर के। उन्होंने रिवॉल्ट किया 1857 का, जो क्या हुआ वो ये वहाँ पे से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। हेनरी जो जॉन बेनेट हेनरी थे वो क्या थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, कहाँ के, बैरकपुर का। ठीक है ना। जब 1857 का जब आग वहाँ से क्या हुआ,
पनपा था पूरे देश में तब। विस्कंट पाल्मस्टर्न जो कहते हैं, विस्काउंट पाल्मस्टर्न जो हैं ये पीएम थे भारत, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के, सॉरी भारत के नहीं, गलती से मैंने बोल दिया, इंग्लैंड के ये पीएम थे, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। इनका टेन्योर था जो पीएम साहब का, वो 1855 से 1858 के बीच में था और 1859 से 1865 तक था। जो ये रिवॉल्ट था वो पुअरली ऑर्गेनाइज था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, इसलिए क्या हो गया, पूरे तरीके से ये दमन कहते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुआ, इसका दमन हो गया दोस्तों। जो म्यूटिनर्स थे लैक्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है ना, नॉट डिड दे हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव उनका क्लियर था, और ना सोसाइटल अल्टरनेटिव था, ठीक है ना। इनके पास क्या नहीं थी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कॉलोनियल रूल को लेकर के, और ना उनके पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, मतलब कोई भी कहते हैं ना एक लीडरशिप भी नहीं था, ना सेंट्रल लीडरशिप थी, ना किसी तरीके का उनका क्या विजन था, ना कोई पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टर, ना कोई सोशलिटी अल्टरनेटिव था, क्या हमारी म्यूटिनर्स के बाद। लैक ऑफ यूनिटी थी अमंग द इंडियंस प्रूव डिक्रीमेंटल ऑफ दिस रिवोल्ट। जो मॉडर्न नेशनलिज्म था उसको हम नाउ टू देम एट द टाइम विच लेड टू एवरीवन फाइटिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट के लिए वो क्या लड़ रहे थे, एंड नॉट फॉर द नेशन, वो नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। कोई देश की भावना, देश भक्ति की भावना पूरे देश में क्या थी, अभाव था, देशभक्ति का अभाव था पूरे देश में। सर जॉन निकोलस जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 14 सितंबर 1857 को, जब वो रिकैप्चर कर रहे थे, किसको, दिल्ली को रिकैप्चर कर रहे थे, ठीक है, किसको कर रहे थे रिकैप्चर, दिल्ली को रिकैप्चर कर रहे थे, कौन, जॉन निकोलस जब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपका कैप्चर कर रहे थे, ट्राइंग टू रिकैप्चर दिल्ली। सर हेनरी लॉरेंस जो थे, सर हेनरी और लॉरेंस, मेजर जनरल हार्लॉक और जनरल नील जो थे, उनकी मृत्यु हो गई थी लखनऊ में 1857 के रिवॉल्ट में, बाय प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश रेसिडेंसी को प्रोटेक्ट करने में। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो थे टर्म रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्या कहते हैं सेइंग है, और इस तरीके से आजकल बीपीएससी का मूड फिरा हुआ है, और कुछ नहीं एक नया कारनामा ये स्टार्ट कर दिए हैं वहाँ के आयोग के मेंबर्स, जो सीधा क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और पूछते हैं कि ये किसने कहा था। तो ये देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब तक शायद नहीं आया है, तो शायद अब आ जाए एग्जामिनेशन में, कोई ठीक नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये भी एक फैक्ट है। क्या कहा था, जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है 1857 का, ये कॉन्स्पिरेंसी है, ठीक है ना, ये क्या है, षड्यंत्र है, किसका, हिंदू और मुस्लिम का। किसने कहा था, सर जेम्स आउटरम ने कहा था और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। दिस वॉज हिंदी मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच हिंदू कंसर्न वे आर यूज फॉर द रिवॉल्ट। इट वॉज ओनली, ये क्या था, एक तरीके का सिपाही विद्रोह था। क्या था, एक सिपाही विद्रोह था अकॉर्डिंग टू जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये क्या बोल रहे थे कि क्या था, इट वाज ओनली, ये केवल एक क्या था, करीब एक तरीके से क्या था, एक सिपाही विद्रोह था, किसके द्वारा कहा गया, जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया कि ये वॉर था किसके बीच में, बार्बेरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में, ठीक है ना। बार्बेरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में क्या है, एक तरीके से क्या है, रगड़ा नहीं, एक तरीके से क्या है, वॉर है, ठीक है। वी.डी. सावरकर एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, अपनी किताब में लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये लिखा, टर्म दिस रिवॉल्ट एज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही प्रोमिनेंट इतिहासकार हैं, जिन्होंने लिखा क्या कि ये रिवॉल्ट एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रगल है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके का जद्दोजहद है, किसके लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए जद्दोजहद थी। He said it was the first war of independence। इन्होंने ये कहा, ये पहली स्वतंत्रता की क्रांति थी, इन्होंने वी.डी. सावरकर ने कहा। गवर्नमेंट हिस्टोरियन जो थे ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्रनाथ सेन। वो क्या थे, सुरेंद्रनाथ सेन ने एक तरीके से क्या थे, गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे उस समय, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय। उनकी किताब जो है वो लिखी गई 1857, जो कि अब सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के बाद अभी क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र तो पढ़ लो मेरे भाई। देखो इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मिल गए, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई, आप खुद सोचो, इतने तथ्य का संग्रह आपको एक जगह मिल जा रहा है, वो केवल और केवल घटना चक्र में ही पॉसिबल है। और सारी किताबें अपने आप में बेमिसाल हैं, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर का एक अलग ही क्या है, वेटेज है दोस्तों। तो देखिए 1857 की जो किताब है सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है, और पब्लिश हुआ है क्या, 1957 में। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से 1857 का जो क्रांति थी हमारे देश में,
ये एक तरीके की क्रांति थी, ठीक है ना। एकजुटता ना होने की वजह से, एकजुटता ना होने की वजह से क्या हुआ, ये क्रांति क्या हुई, किसी तरीके से सफल नहीं हुई, लेकिन ये क्या था, एक तरीके की चिंगारी थी, एक तरीके की क्या थी, चिंगारी थी पूरे देश में कि हम क्या हो रहे हैं, हम भी अब अवेयरनेस हो रहा है। और ये क्या था, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर एक तरीके का पहला तमाचा था, जो कि हमारे क्या कहते हैं भारतीय मतलब भारतीयों ने एक अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर क्या हुआ, एक तमाचा दिया, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने 1857 का जो रिवोल्ट है उसको क्या हुआ, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला जो टास्क है वो क्या है, इसके एमसीक्यू से डील आउट करना। बिना फर्दर डिले किए हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एमसीक्यू 1857 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे।